कोई भी देश तब तक दुनिया का नेता या विश्व गुरु नहीं बन सकता जब तक उसके अपने ही घर के एक बड़े हिस्से को उसका हक ना मिले। ये दावा हम नहीं बल्कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गुजरात की सरजमी से किया है। भुज की तपती धूप में ओवैसी ने वो बातें कह दी जिसने दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर हिंदुस्तान को सुपर पावर बनना है तो मुसलमानों को नजरअंदाज करके ये मुमकिन नहीं है। आज के इस वीडियो में हम ओवैसी साहब के उस पूरे बयान का पोस्टमार्टम करेंगे, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमला हो या वक्फ कानून और बुलडोजर पॉलिटिक्स पर उनकी दो टूक बात हो। वीडियो के आखिर तक जरूर बनी रहिएगा क्योंकि आज बात हमारे हक की और हमारी सियासी पहचान की है। दोस्तों, खबर आई है गुजरात के इलाके भुज से। वहां एक अवामी जलसे को खिताब करते हुए ओवैसी ने मुल्क की तरक्की के दावों पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अक्सर विश्व गुरु बनने की बातें की जाती हैं, लेकिन क्या इंसाफ के बिना कोई मुल्क महान बन सकता है? ओवैसी के अल्फाज थे कि अगर इस देश को विश्व गुरु या महाशक्ति बनना है, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक भारत के मुसलमानों को उनके अधिकार और इंसाफ ना मिल जाए। उन्होंने समझाया कि मुल्क की तरक्की की कहानी तब तक अधूरी है जब तक माइनॉरिटीज को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। कि जिस दिन भारत के मुसलमानों को लीडरशिप का मजा लग जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उनसे नाइंसाफी नहीं कर सकेगी। दुनिया की कोई सियासी लीडरशिप भारत के मुसलमानों को उनका जायज मुकाम हासिल करने से रोक नहीं पाएगी। दुनिया की कोई सियासी कुव्वत जब जुल्म किया जाएगा हुकूमत की तरफ से, वो जुल्म कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए कि उनका नुमाइंदा रहेगा। उन्होंने भुज नगर पालिका और तालुका पंचायतों के आने वाले चुनावों का जिक्र करते हुए आवाम से अपील की है कि वो अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल करें और अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत करें। याद रखिए, सिर्फ इलेक्शन लोकल बॉडी का, कॉरपोरेशन का नहीं है। इस इलेक्शन के जरिए से आप अपनी एक नए लीडर को, नेता को बनाएंगे, और अगर वो मेहनत करेगा या वो मेहनत करेगी तो हो सकता है कि आने वाले 25-30 साल तक वो आपकी खिदमत करे और खिदमत की बुनियाद पर अल्लाह और अवाम उनको एक कॉरपोरेटर से लेकर हो सकता है कि रुकन असेंबली भी बना दे। दोस्तों, इस तकरीर का सबसे अहम हिस्सा वो था जहां उन्होंने मुसलमानों को आईना दिखाया। ओवैसी ने बड़ी बेबाकी से कहा कि पिछले 70 सालों से हमें सिर्फ वोटर बनाकर रखा गया है। हम सिर्फ दूसरों को जिताने के लिए वोट डालते रहे हैं और नतीजा ये हुआ है कि तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलतों के मामले में मुस्लिम इलाके आज भी कोसों दूर रह गए हैं। जालिमों, तुम हमारे जज्बे को नहीं जानते। जिस दिन तुम जान जाओगे ना, तुम शर्मिंदगी के समंदर में डूब जाओगे। हमारा मकसद यह कि है कि हमारी पार्टी कामयाब हो, लीडरशिप आपकी बने। मैं यहां पर कौन सा इलेक्शन लड़ने आ रहा हूं? मैं तो आपको नेता बनाना चाहता हूं, मैं तो आपको लीडर के रूप में देखना चाहता हूं। अगर कोई पूछे कि कल तुम मर जाओगे, बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो मैं कहूंगा कि मेरा खातिमा ईमान पे हो और गुजरात में मेरी कोई पार्टी का नेता बन जाए जो उन गरीबों की बेबाक आवाज बन सके। उन्होंने कहा कि 70 सालों से हम सिर्फ वोटर रहे हैं, इसीलिए हम हर मैदान में पिछड़ गए। MIM के चीफ ओवैसी ने आवाम को झकझोरा कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी खुद की लीडरशिप तैयार करनी होगी। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान हर तबके को अपनी लीडरशिप बनाने का हक देता है। उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत बात कही कि कोई नेता आसमान से नहीं टपकेगा, आप ही के बीच से किसी गरीब का बेटा या फिर बेटी उठेगी और इस कौम की तकदीर बदलेगी। ये बात सिर्फ राजनीति की नहीं है दोस्तों, ये बात है समाज में अपनी जगह बनाने की। यहाँ पर ओवैसी ने सिर्फ अपनी बात नहीं रखी बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां MIM के बारे में लोगों को गुमराह करती हैं। ये मुखालिफीन मजलिस, ये तो उस दुल्हन से भी बदतर है जो अपनी शादी से पहले मेहंदी लगाकर बैठती है कि मेरे मेहंदी सूख जाए। अरे तुम्हारा हाल तो ये है कि तुम 10 कदम नहीं निकाल सकते और हम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते हैं, मुसलमान से इत्तेहाद की अपील करते हैं। इसीलिए मजलिस से दुश्मनी की जाती है।
ये नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई लीडर बन जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आज़ादी के बाद से अब तक जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने अक़लियतों के साथ सिर्फ भेदभाव ही किया है। खासकर साल 2014 के बाद आए कानूनों पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये संविधान के उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और वक्फ कानून में बदलाव की कोशिशों पर सख्त एतराज़ जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुसलमान शरीयत के हिसाब से शादी करना चाहता है या फिर जायदाद बांटना चाहता है तो उसे रोका जा रहा है। ये सीधे तौर पर आर्टिकल 25 की धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन है। उन्होंने साफ लहजे में वार्निंग दी है कि ये मुल्क किसी बुलडोजर से नहीं चलेगा, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब गुजरात में 26 अप्रैल को लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं और 28 अप्रैल को इसके नतीजे आने वाले हैं। जिला पंचायत हो, तालुका पंचायत हो या फिर नगर पालिका, हर जगह चुनावी माहौल गर्म है। ओवैसी की ये तकरीर कच्छ और पूरे गुजरात के मुसलमानों के लिए एक बड़ा पैगाम है। इस बीजेपी ने गुजरात में सिविल कोड को नाफिज करके हमारी शरीयत पर अमल करने से हमको रोक रही है। हम निकाह करते हैं, उस तरीके को खत्म करना चाहती है। हम तलाक देते हैं तो जो कुरान और सुन्नत में है, बीजेपी चाहती है कि उससे हमको दूर कर दिया जाए। अगर हम अपनी औलाद को जायदाद में हिस्सा देते हैं तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक देते हैं, जिसका इजाजत भारत के संविधान ने हमको दिया। सवाल ये है कि क्या हम वाकई अपनी लीडरशिप बनाएंगे, क्या हम सिर्फ जज्बाती नारों में बहेंगे या अपनी आने वाली नस्लों की तालीम और हक के लिए वोट करेंगे। ओवैसी के इस बयान पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।